हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इसमें हमने नंबर 1 पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कवर अप किया। देयर आफ्टर वेरिफिकेशन पॉइंट इन रिलेशन टू आइटम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड देयर आफ्टर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को कवर अप किया था। इस चैप्टर में अब रिमेनिंग टॉपिक्स में 3 टॉपिक्स हमारे पेंडिंग हैं। फर्स्ट वन को इंश्योरेंस, सेकेंड वन री इंश्योरेंस एंड थर्ड वन ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। तो इन तीनों टॉपिक को इस सेशन में हम कवर अप करेंगे एंड देयर आफ्टर दिस चैप्टर विल आल्सो बी कंप्लीट। सो स्टार्ट विद द टॉपिक को इंश्योरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म को इंश्योरेंस? एक वर्ड है को इंश्योरेंस, एक वर्ड है री इंश्योरेंस। दोनों वर्ड का पहले मीनिंग समझते हैं कि इनके मतलब क्या है। यदि एक पर्टिकुलर असेट को इंश्योर्ड करने के लिए दो कंपनीज कुछ डिसीजंस लेती हैं, आपस में प्रोपोर्शनेटली इंश्योरेंस करती हैं, दैट इज नोन एज द को इंश्योरेंस। मान लीजिए एक बिल्डिंग, उसकी वर्थ है 100 करोड़ रुपीस की। एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी इतने बड़े एक्सपोजर में नहीं जाना चाहती। मान लीजिए दो इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर, लेट्स से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, सेकेंड वन न्यू इंडिया एश्योरेंस, इन दोनों ने मिलकर इस 100 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग का इंश्योरेंस किया। 60% का इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया ने किया, 40% का इंश्योरेंस न्यू इंडिया ने किया। देन इट इज अ केस ऑफ को इंश्योरेंस। अब इस केस में एक पर्सन, एक इंश्योरर, वो लीड इंश्योरर का रोल प्ले करता है और बाकी सब को इंश्योरर का रोल प्ले करते हैं। जनरली जिसने ज्यादा इंश्योरेंस किया हुआ होता है वो लीड इंश्योरर का रोल प्ले करता है। दोनों इंश्योरर अपने अपने शेयर्स के प्रीमियम को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने क्लेम के शेयर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को इंश्योरेंस। और इसके अपोजिट जो दूसरा इंश्योरेंस है दैट इज री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस में क्या होता है, एक इंश्योरर इंश्योरेंस कर देता है एंड देयर आफ्टर जो रिस्क उसने एक्सेप्ट किया है वो उसके एक पार्ट को आगे री इंश्योर्ड करा लेता है। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में 100 करोड़ का बिल्डिंग का इंश्योरेंस पूरा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने कर दिया। देयर आफ्टर उनको लगता है कि रिस्क बहुत हायर लेवल के ऊपर है, इन दैट केस वो इसको फर्दर इंश्योर्ड करा सकती हैं और जनरली री इंश्योरेंस का बिजनेस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वो करती है। अब वो यूनाइटेड इंडिया कितना री इंश्योरेंस कराना चाहती है वो उनके एग्रीमेंट्स पर डिपेंड करेगा। कुछ इंश्योरेंस ऑटोमेटिक होते हैं कि जो भी इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया करेगा उसका एक पार्ट ऑटोमेटिकली री इंश्योर्ड मान लिया जाएगा। या फिर कुछ जगह पर स्पेशल अलग से डिस्कशंस होती हैं बेस्ड अपॉन द रिस्क कि यूनाइटेड इंडिया जीआईसी उनके ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे कितना बिजनेस री इंश्योरेंस में जाएगा। बेसिक डिफरेंस क्या हुआ को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के अंदर? को इंश्योरेंस में इंश्योर्ड एक है और इंश्योरर दो है, दो या दो से ज्यादा, जिन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इंश्योर्ड के साथ। लाइक मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये तो हो गया इंश्योर्ड, और इसने इंश्योरेंस कराया है एक असेट का, इंश्योरर 1, इंश्योरर 2, इंश्योरर 3। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा को इंश्योरेंस का। एंड एट द सेम टाइम वाई लिमिटेड एक कंपनी है इंश्योर्ड, इसने इंश्योरेंस कराया इंश्योरर 1 से
इंश्योरर 1 ने आगे इसको इंश्योरेंस करा लिया री इंश्योरर से। तो यहां पर देखिए, एक्स लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर 1 से, एक्स लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर 2 से, एक्स लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर 3 से। बट री इंश्योरेंस के केस में वाई लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर से, इंश्योरर का कॉन्ट्रैक्ट है री इंश्योरर से। मींस वाई लिमिटेड का कोई भी कनेक्शन नहीं है री इंश्योरर के साथ एज टू प्रीमियम और क्लेम। वाई लिमिटेड अपना क्लेम डिमांड करेगी सिर्फ इंश्योरर से, और इंश्योरर इन टर्न क्लेम डिमांड करेगा री इंश्योरर से। वाई लिमिटेड प्रीमियम पे करेगा इंश्योरर को, इंश्योरर प्रीमियम पे करेगा री इंश्योरर को, इंश्योरर क्लेम पे करेगा वाई लिमिटेड को, इंश्योरर अपने क्लेम का शेयर लेगा री इंश्योरर से। मींस यदि री इंश्योरर इंश्योरर को कोई पैसा नहीं देता क्लेम का, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंश्योरर वाई लिमिटेड को मना कर सकता है? नहीं, वाई लिमिटेड को मना नहीं कर सकता वो। क्यों? वाई लिमिटेड का कोई मतलब नहीं है री इंश्योरेंस से। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द को इंश्योरेंस एंड द री इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरर 1, इंश्योरर 2, इंश्योरर 3 एंड सो ऑन, वो अपने अपने शेयर का जो प्रीमियम है उसको इनकम बनाते हैं, अपने शेयर का क्लेम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। री इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरर है वो डायरेक्ट बिजनेस पर प्रीमियम रिसीव करेगा, पूरा अमाउंट इनकम बनाएगा और री इंश्योरेंस आउटवर्ड करेगा, और जो प्रीमियम उसने री इंश्योरेंस आउटवर्ड पर दिया है उसको एक्सपेंडिचर बनाएगा। जो री इंश्योरर है उसको प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है री इंश्योरेंस इनवर्ड पर, वो उसके लिए इनकम है, और इसके एवज में जो रिस्क उसने एज्यूम किया है उसका क्लेम आएगा, तो वो क्लेम देगा ऑन री इंश्योरेंस इनवर्ड। सो इन दिस मैनर को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस की एक्टिविटीज चलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, एंड दैट इज को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ को इंश्योरेंस: sharing of business between more than one insurer at agreed percentage is known as the co-insurance. लीड इंश्योरर जिसने ज्यादा इंश्योरेंस का शेयर ले रखा है वो डॉक्यूमेंट इशू करता है, प्रीमियम कलेक्ट करता है, क्लेम सेटल करता है। बट मान लीजिए इसने सारा प्रीमियम कलेक्ट किया लेकिन इनकम सिर्फ उतने पोर्शन को बनाएगा जो इसका शेयर था, बाकी का अमाउंट इसके लिए एक लायबिलिटी है जो इसे को इंश्योरर को देना है। सिमिलर द केस विल बी फॉर द क्लेम्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज रेंडर्ड बाय द लीड इंश्योरर टू द अदर को इंश्योरर। इनकमिंग को इंश्योरेंस: मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने कॉन्टैक्ट किया है, अपना असेट इंश्योर्ड कराए हैं नंबर 1 यूनाइटेड इंडिया से एंड नंबर 2 न्यू इंडिया से। 60% का इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया का है एंड 40% का इंश्योरेंस न्यू इंडिया का है। तो नाउ इस केस में ये लीड इंश्योरर का रोल प्ले करेगा और ये पर्सन को इंश्योरर का रोल प्ले करेगा। जो पर्सन लीड इंश्योरर का रोल प्ले कर रहा है वो पर्सन पूरा प्रीमियम हो सकता है कलेक्ट करे, तो यदि एक्स ने पूरा का पूरा प्रीमियम यूनाइटेड को दे दिया तो यूनाइटेड 60% अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करेगा और 40% न्यू इंडिया को दे देगा। यूनाइटेड इंडिया के लिए ये एक आउटगोइंग को इंश्योरेंस हो गया और न्यू इंडिया के लिए ये एक इनकमिंग को इंश्योरेंस हो गया। तो जब मैं
इनकमिंग को इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं तो मैं न्यू इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एंश्योर दैट प्रीमियम इनकम इज क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट जो लीड इंश्योरर से आई है। तो लीड इंश्योरर इस एग्जांपल में कौन है? यूनाइटेड इंडिया। यूनाइटेड इंडिया बताएगा इतना प्रीमियम आया है, इसमें मेरा इतना है और आपका शेयर इतना है। तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पर न्यू इंडिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी प्रीमियम इनकम को रिकॉग्नाइज करेगा। यदि स्टेटमेंट नहीं आती है, इन दैट केस प्रीमियम इज अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस। एडवाइस जो इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर, टू एंश्योर दैट ऑल प्रीमियम जो न्यू इंडिया ने एक्सेप्ट किया है को इंश्योरेंस बिजनेस में, वो इसी ईयर में बुक कर लिया जाए। एंड फॉर दिस पर्पस ऑडिटर कैसे चेक करेगा? ऑडिटर में एग्जामिन द कम्युनिकेशन इन पोस्ट ऑडिट पीरियड। जैसे 2021 की ऑडिट कर रहा हूं तो ठीक है, अप्रैल 2021 में कम्युनिकेशंस आएंगी, मई 2021 में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी, उसके बेसिस पर आप एग्जामिन कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अ रिटन कंफर्मेशन मे बी ऑब्टेन्ड दैट ऑल इनकमिंग एडवाइस इस एग्जांपल में यूनाइटेड इंडिया देगा किसको? न्यू इंडिया को। उन सब को अकाउंट कर लिया गया है। तो ये तो बात की मैंने प्रीमियम की। बेस्ड अपॉन दैट क्लेम्स की बात आ जाएगी। ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई क्लेम्स प्रोविजंस एंड क्लेम्स पेड विद रेफरेंस टू द एडवाइस दैट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द लीड इंश्योरर। आगे बढ़ते हैं। आउटगोइंग को इंश्योरेंस। आउटगोइंग को इंश्योरेंस हमें कंसीडर करना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? यूनाइटेड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनाइटेड इंडिया का जो ऑडिटर है वो क्या करेगा? ही शुड स्क्रूटिनाइज द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द आउटगोइंग को इंश्योरेंस बिजनेस, दैट मींस वेयर द कंपनी इज प्लेइंग द रोल ऑफ लीड इंश्योरर। दिस शुड बी चेक्ड with reference to the relevant risk assumed under the policies and corresponding for debit arising to the co-insurer on account of their share of claim। मान लीजिए कोई क्लेम पे किया गया है, तो यदि कोई क्लेम पे किया गया उसकी एंट्री क्या आ गई? क्लेम डेबिट टू बैंक। अब मान लो क्लेम था 15 लाख का, 15 लाख के क्लेम में यूनाइटेड इंडिया का क्लेम था 60%, 9 लाख रुपए का। बट इसने 9 लाख रुपए ना देकर पूरे 15 लाख रुपए दिए, तो बाकी का 6 लाख कहां है? बाकी का 6 लाख इसको न्यू इंडिया से लेना है, न्यू इंडिया के अकाउंट को डेबिट कर दो। सो दिस इज द केस। दिस शुड बी चेक्ड विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट रिस्क एज्यूम्ड। हमारे एग्जांपल में 60% का रिस्क था, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट ऑन अकाउंट ऑफ देयर शेयर ऑफ क्लेम। यहां पर न्यू इंडिया का 40% का क्लेम था तो न्यू इंडिया को डेबिट किया गया है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ को इंश्योरेंस। अच्छा, इस चार्ट में ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस भी कवर है, मैं ये आपको करा देता हूं पहले, फिर री इंश्योरेंस पर चलेंगे। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस क्या है? बिजनेस के अंदर जब गुड्स आर बीइंग सोल्ड और सर्विसेज आर बीइंग रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो क्या उन डेटर से जो गुड्स के हैं, जिनको गुड्स सप्लाई किए गए हैं या जिनको सर्विसेज रेंडर की गई है, क्या उनसे टाइमली कलेक्शन हो रही है और कलेक्शन होगी या नहीं होगी? एक रिस्क है, एक रिस्क है। उस रिस्क को इंश्योर्ड कराना, दैट इज बीइंग कवर्ड इन द ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। Trade credit insurance provides the protection to whom? To the supplier. For what? Risk of non-payment of goods or services by their buyers who may be situated in the same countries, that is domestic risk, or foreign countries, that is export risk, against non-payment. That non-payment may be as a result of insolvency of the buyer or non-payment after an agreed number of months after the due date, that may be due to any reason. Trade credit insurance is subject to the following conditions. क्या क्या condition? Number 1,
जो लॉस एराइज हुआ है सप्लायर को, क्यों एराइज हुआ? ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, नॉन रिसीट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। सेकेंड वन, पॉलिसी होल्डर is a supplier of goods or services for a consideration. Buyer liable था to pay the trade receivable in return for the goods and services received by him from the policy holder. Premium, supplier ने premium pay कर दिया है, premium for the entire policy period has been paid, and other requirement as may be specified by IRDA from time to time has been complied. सो ये एक 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकता है एज टू द ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट है री इंश्योरेंस का। री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जब एक पर्सन इंश्योरेंस कर देता है एंड देयर आफ्टर उस रिस्क को फर्दर किसी से री इंश्योरेंस कराता है। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था जहां पर ये एक, अब इसी एग्जाम्पल को मैं एक बार आपके साथ दोबारा डिस्कस करता हूं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड 100 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग है, इसका इंश्योरेंस कर दिया यूनाइटेड इंडिया ने, बट यूनाइटेड इंडिया आगे पहुंचा जीआईसी के पास। एक कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स लिमिटेड का है यूनाइटेड इंडिया के साथ, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड इंडिया का है जीआईसी के साथ। ये री इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है और ये डायरेक्ट बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। डायरेक्ट इंश्योरेंस में प्रीमियम एक इनकम है, री इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम दिया गया है, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस आउटवर्ड, ये एक एक्सपेंडिचर है। जीआईसी के केस में प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस इनवर्ड इनकम है, इसके लिए री इंश्योरेंस इनवर्ड था। एंड सिमिलरली कमीशन का केस आ जाएगा एंड क्लेम का केस आ जाएगा। इस बिजनेस के ऊपर जीआईसी यूनाइटेड इंडिया को कमीशन देगा, तो यूनाइटेड इंडिया के लिए कमीशन एक इनकम होगा ऑन री इंश्योरेंस आउटवर्ड। जीआईसी के लिए कमीशन एक एक्सपेंडिचर होगा, दैट इज कमीशन ऑन री इंश्योरेंस इनवर्ड। सिमिलरली जीआईसी के लिए क्लेम एक एक्सपेंडिचर होगा, दैट इज क्लेम ऑन री इंश्योरेंस इनवर्ड। एंड यूनाइटेड इंडिया के लिए क्लेम एक रिकवरी होगी, जो क्लेम उसने पे किए होंगे एक्स लिमिटेड को, एंड दैट इज क्लेम्स रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस आउटवर्ड। तो आप एक कंपनी के केस में इनवर्ड की बात करेंगे, एट द सेम टाइम दूसरी कंपनी के केस में वो आउटवर्ड होगा। तो मैं आपको दो वेरिफिकेशन है ये, एक री इंश्योरेंस इनवर्ड और दूसरा री इंश्योरेंस आउटवर्ड। एक मैं आपको करा रहा हूं इनवर्ड की, आउटवर्ड आप उसके बेसिस पर सेल्फ करेंगे। चलिए इनवर्ड के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल में जो री इंश्योरेंस इनवर्ड है वो किसका हो गया? दैट इज जीआईसी का, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसका? जीआईसी का, टू एंश्योर डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, proper valuation of asset and liabilities that are arised out of this reinsurance contract, and compliance of legal provisions and the regulation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करना है। क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एज टू कंप्यूटेशन ऑफ appropriate amount of reinsurance accepted, valuation of assets and liabilities that arise out of the insurance contract, compliance of regulatory and legal provisions in reinsurance contract
उसके रेफरेंस में क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर इफेक्टिव। असर्टेन whether adequate guidelines and the procedures are being established as to the reinsurance. Reconcile reinsurance underwriting returns that are received from various units means जो GIC की ब्रांचेज हैं अलग अलग, उन्होंने ब्रांचेज हैं, जोनल ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस हैं, उन्होंने कितना कितना री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट कर रखा है, तो इनको रिकंसाइल करना है एज टू प्रीमियम, क्लेम्स पेड एंड आउटस्टैंडिंग क्लेम्स सो एज टू डिटरमाइन द फिगर्स फॉर द कंपनी एज अ होल। एग्जामिन जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ और कमीशन पे किया गया है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड पर, दैट इज एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल इंश्योरर। एग्जामिन जो क्लेम्स पेड किए गए हैं उनकी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज रेगुलर बेसिस पर की जा रही हैं। चेक वेदर रेमिटेंसेस फ्रॉम फॉरेन प्रिंसिपल इंश्योरर, इफ द इंश्योरर इज अ फॉरेन इंश्योरर देन जो प्रीमियम रिसीव्ड हुए हैं दैट इज एज पर द फॉरेन एक्सचेंज लॉज। एग्जामिन whether the confirmations have been obtained regarding the balances with the principal insurer, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस हैं उनके रेफरेंस में एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, एंड रिव्यू इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ प्रिंसिपल इंश्योरर्स। जैसे जीआईसी के केस में यूनाइटेड का अकाउंट अलग होगा, न्यू इंडिया का अकाउंट अलग होगा, नेशनल का अकाउंट अलग होगा। तो जितने भी अलग अलग जितने भी ये इंश्योरर्स हैं ये सब जनरली किससे री इंश्योरेंस कराते हैं? जीआईसी से। तो ये तो मैंने बात की जीआईसी के पॉइंट से। री इंश्योरेंस इनवर्ड, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग री इंश्योरेंस आउटवर्ड आ जाएगा। वहां पर जो मेन प्रिंसिपल इंश्योरर है उनको की बुक्स में जो अकाउंटिंग एंट्रीज है उनके केस में उनके ऑडिटर को जिन चीजों की एग्जामिनेशन करनी है वो सब इस पॉइंट के अंदर कवर अप होंगे। तो ये आप सेल्फ कर लीजिएगा बेस्ड अपॉन दिस री इंश्योरेंस इनवर्ड। नाउ इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर और है एंड दैट इज फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी री इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस से हमारा क्या मतलब है और ट्रीटी री इंश्योरेंस से हमारा क्या मतलब है? इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि लेट से यूनाइटेड इंडिया इसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जीआईसी के साथ। यूनाइटेड इंडिया कौन है? दैट इज प्रिंसिपल इंश्योरर। एंड जीआईसी कौन है? री इंश्योरर। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ कि यूनाइटेड इंडिया जो भी इंश्योरेंस करेगा उसका एक पार्ट जीआईसी में ऑटोमेटिकली री इंश्योर्ड होगा। दैट मीन्स फॉर एवरी इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट इज बीइंग इशूड बाय द यूनाइटेड इंडिया a separate reinsurance contract need not be entered into। हर एक इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए सेपरेट री इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक जनरल समझौता जिसको हम ट्रीटी बोलते हैं वो कर लिया है। लेकिन कई बार कुछ चीजें होती हैं कि आपने अपने 50% बिजनेस का री इंश्योरेंस किया है, आपने एक पर्टिकुलर लिमिट तक का री इंश्योरेंस कर रखा है, एग्रीमेंट जरूर है बट उसके अंदर कुछ चीजें आपने लिमिट लगा रखी है। तो यदि आपने एक जनरल एग्रीमेंट कर रखा है री इंश्योरेंस का, उसको हम ट्रीटी बोल देंगे, लेकिन कुछ चीजें ट्रीटी एग्रीमेंट से बाहर होंगी। जो चीजें ट्रीटी एग्रीमेंट से बाहर होंगी, जिन पर मेजर रिस्क है, उन चीजों के लिए फिर सेपरेट अलग से री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस का। सो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड ट्रीटी री इंश्योरेंस जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। री इंश्योरेंस वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू
one particular risk and that is expressed in the reinsurance policy. Each transaction has to be negotiated individually and this insurance is generally required in case ऑटोमेटिक कवर मींस जहां पर ट्रीटी एग्जॉस्ट हो गई हो। मान लो ट्रीटी के अंदर लिमिट लगाई गई है 1000 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस होगा। 1000 करोड़ की कवरेज हो गई सम एश्योर्ड की, तो उससे ऊपर के लिए फिर फैकल्टेटिव पर जाना पड़ेगा। रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रीटी। जो आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट था ट्रीटी का, उसके अंदर आपने एक एक्सेप्शन डाली हुई है। एक्सेप्शन किस चीज की डाली हुई है? फायर के इंश्योरेंस इन एक्सेस ऑफ 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए का कोई इंडिविजुअल फायर इंश्योरेंस होगा, उससे ऊपर 500 करोड़ या उससे ऊपर, वो हम ट्रीटी में कवर नहीं कर रहे। ओके, जो ट्रीटी से बाहर थे उनके लिए फैकल्टेटिव करो। फिर री इंश्योरेंस ट्रीटी नॉट टू बी ओवरबर्डन। ट्रीटी री इंश्योरेंस को ओवरबर्डन नहीं करना चाहते आप, उसमें सारी चीजों को नहीं डालना चाहते थे, ठीक है, फिर जिनको नहीं डालना चाहते फैकल्टेटिव कर लो। इंश्योरर ने ट्रीटी एग्रीमेंट करा ही नहीं रखा, ट्रीटी नहीं कर रखा है तो बार बार फिर फैकल्टेटिव करो। टेक्निकल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पर टेक्निकल गाइडेंस की रिक्वायर्ड थी। तो जहां पर टेक्निकल गाइडेंस, इंजीनियर्स की एडवाइस चाहिए, एक्चुअरीज की एडवाइस चाहिए, तो आप फिर ट्रीटी में नहीं जाते। तो उन सिचुएशंस में फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस एक बेस्ट ऑप्शन है। ट्रीटी री इंश्योरेंस एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए स्पेसिफिक लिमिट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अ ट्रीटी टाइप ऑफ कवरेज इज इन इफेक्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम rather than on a per risk or contract basis. पर रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। For the duration of the contract, reinsurer agree to cover all or a particular portion of risk that may be incurred by the insurance company being covered. दो तरह की ट्रीटी होती हैं, वन इज प्रोपोर्शनल एंड सेकेंड वन नॉन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल ऑल टूगेदर एक पर्टिकुलर परसेंटेज बिजनेस री इंश्योर्ड है। री इंश्योरर विल रिसीव ए प्रोरेटेड शेयर ऑफ द प्रीमियम ऑफ ऑल द पॉलिसीज सोल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कंसिक्वेंटली तो जब क्लेम आएंगे तो री इंश्योरर जो क्लेम जिस परसेंटेज में उसने प्रीमियम का शेयर लिया था, उसी परसेंटेज में वो क्लेम के पोर्शन को भी बियर करेगा। The proportion of premium and losses that will be shared by the reinsurer वो एक agreed percentage होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होगी। In a proportional coverage, reinsurance company will also reimburse the insurance company all processing, business acquisition and writing cost proportionately. Non-proportional treaty में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहती है कि इतने अमाउंट तक का रिस्क तो हमारा होगा, उसके ऊपर का जितना भी होगा वो सब आपका होगा। एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लीजिए कि एवरी पॉलिसी में अप टू ₹10 लाख प्रिंसिपल इंश्योरर पे करेगा। ओके, अबव 10 लाख पर री इंश्योरर पे करेगा अप टू, यहां पर भी कोई लिमिट आ सकती है। तो इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को डिसाइड किया जा सकता है जहां पर एग्जैक्ट परसेंटेजेस नहीं है पूरे बिजनेस की, रादर एक लिमिट तक काम किया जा रहा है। द री इंश्योरर विल गेट इन्वॉल्व इफ द लॉसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सीड अ स्पेसिफाइड अमाउंट। जो हमारे एग्जाम्पल में हमने 10 लाख ले लिया था, it is known as the retention limit, and hence reinsurer does not have a proportional share in the premium as well as losses of the insurance provider. The priority or retention limit
ये एक सिंगल टाइप ऑफ रिस्क के लिए भी हो सकती है और दैट मे बी फॉर द एंटायर बिजनेस कैटेगरी। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस, फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी री इंश्योरेंस। सो टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैंने इन चीजों को आपको कवर कराया है और रिवीजन क्लासेस हैं, ज्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स में मैं नहीं करा सकता बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द टॉपिक्स विद इन 55 to 60 आवर्स। तो आपकी जो एक ड्यूटी बन जाती है रिवीजन बैच के अंदर कि क्या चीजें आपको करनी है, उसका एक आइडिया, गाइडेंस आपको मिल जाती है और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं एक बार आपके साथ क्विकली डिस्कस कर लेता हूं। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि जो जो टॉपिक मैंने आपको कराए हैं रिवीजन में, इन सब को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें और खास तौर से वो टॉपिक जिनके ऊपर एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। सो दिस इज ऑल फॉर इंश्योरेंस बिजनेस टॉपिक और इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर बचे हुए टॉपिक्स को कवर अप